और भाई लोग तुम लोग कैसे हो। ये है हमारा मेन कैरेक्टर कैंग इल्दो। दुनिया इसे जो भी नाम दे उसके लिए सिर्फ एक ही सच इम्पोर्टेंट है, वो अपने बाप को मारना चाहता है। पर सवाल ये है क्यों। इस जवाब के लिए आज की ये कहानी शुरू होती है। तो हम लोग शुरुआत में एक इस स्कूल को देखते हैं जहाँ पे कुछ बुलीज बैठे हैं और टिपिकल बुलीज की बातें तो तुम लोग को पता ही है। जहाँ पे बुली कहता है, देखो बुली का कोई नाम नहीं दिया गया तो इसे मैं बुली ही कहूंगा और इस लड़के को याद रखना क्योंकि इसके साथ कुछ अभी होने वाला है। वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, बाद में उसे स्टोर के पीछे ले आना। इसकी रिप्लाई में उसका दोस्त कहता है, लेकिन उस लूजर को क्यों। और वो बुली कहता है, उससे पैसा निकालने के लिए। और उसका दोस्त कहता है, मैंने सुना है अपने डैड के साथ अकेला एक बेकार से अपार्टमेंट में रहता है, उससे हमें क्या ही पैसा मिल जाएगा। और वो बुली समझाता है, तू ना एक नंबर का गधा है, क्योंकि फैमिली जितनी ज्यादा गरीब होती है वो लोग अपने बच्चों के ऊपर उतना ही स्पेंड करते हैं और गरीब होने की वजह से इनके पास कोई पावर भी नहीं रहती, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये लोग पैदा ही होते हैं कि लोग इनके ऊपर राज करें, मैं उसका सारा पैसा लूट लूंगा। और ये कहने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं कि तभी एक बंदा आता है और इस बुली के आंख में पेन घुसा देता है। इसके बाद हमें सीधा टीचर्स रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे इस बंदे को टीचर समझा रहे होते हैं, 3 साल तक तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो और अभी तुमने ये कर दिया ना, तुम बुलिंग के विक्टिम हो। तुमने अभी क्या कर दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा अगर तुम कुछ कहोगे नहीं। देखो चुपचाप रहने से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। और ये बंदा और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर कैंग पिल्दू है। इसने ये काम क्यों किया इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। कि रिप्लाई देता है, वो लोग बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। और ये सुन के टीचर शॉक्ड हो जाते हैं और वो फिर से रिपीट करता है, वो लोग बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे इसलिए मैंने उसे स्टैब किया। और इस इंसिडेंट के बाद पिल्लू का पूरा स्कूल लाइफ बर्बाद हो जाता है क्योंकि बाकी सब लोग उससे साइकोपैथ कहने लगते हैं, तो कोई भी उससे बात नहीं करता। इसके बाद पिल्लू नरेट करने लगता है, मुझे परवाह नहीं है लोग मुझे क्या कहते हैं, मैंने कौन सा मेथड यूज किया। अगर कोई चीज मुझे चाहिए होती है तो मैं उसे ले लेता हूँ, नो मैटर व्हाट। ऐसे मैं यहाँ तक सरवाइव करके आया हूँ। इसके बाद हमें कुछ सालों का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे पिल्लू एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी के अंदर ज्वाइन हो चुका है और उसके केबिन के अंदर एक एम्प्लॉय आके उसे रिमाइंड करता है कि उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद वो मीटिंग में ज्वाइन करता है, प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। ये है सियोनवा ग्रुप, एक न्यू कंपनी, हो सकता है आप लोग इसे ना जाने। ये लोग एक लोन बिजनेस चलाते हैं और अदर सेक्टर्स में भी इनका ब्रांच है। देखा जाए तो लास्ट ईयर इन लोगों ने 500 बिलियन का प्रॉफिट किया था। ये लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद कंपनी का चेयरमैन कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और बिल्लू कहता है, बाहर से ये लोग बिल्कुल ठीक दिखते हैं लेकिन असल हकीकत बिल्कुल अलग है। सियोनवा ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है। अपना इन्फ्लुएंस और पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने देश के गैंग्स को अपने अंदर ले लिया है। प्रॉब्लम ये है जैसे जैसे ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं उनका क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। जो भी उनके बिजनेस के रास्ते में आते हैं उनको ये लोग रेगुलरली ब्लैकमेल करते हैं और फिजिकली असॉल्ट करते हैं। उनको अगर मारना भी पड़ा तब भी ये लोग हेजिटेट नहीं करेंगे। सवाल ये है, ये लोग इतने सारे क्राइम्स करते हैं तब भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, इन्हें सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि नेशनल असेंबली मेंबर कैंग इल्दो है। टेक्निकली तौर पर सियोनवा ग्रुप का असली मालिक वही है। मैंने जिन जिन इंसिडेंट का जिक्र किया उन सब में कैंग इल्दो इन्वॉल्व है और कैंग इल्दो का नाम सुन के बाकी सब वर्कर भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। इसके बाद चेयरमैन कहते हैं, ठीक है फिर यहीं पे मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर कैंग आप रुक जाओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रमोशन के लिए आप ज्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कोई स्काउटिंग ऑफर मिला है। और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है, नहीं। और ये सुन के चेयरमैन कहते हैं, फिर क्या है इस केस के अंदर, आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं। इसके बाद सीन चेंज करके हमें पिल्दू और उसके मदर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है उसको दिखाया जाता है। ये कोई ऑब्सेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है अगर कोई क्राइम हुआ है तो। और इसमें पिल्दू की माँ रिप्लाई करती है, हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें आंखें बंद कर लो। और पिल्दू रिप्लाई देता है, किसी को तो करना पड़ेगा, मैं अभी बिजी हूँ, आप जाइए। और पिल्दू की माँ कहती है, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ पिल्दू, प्लीज गिव इट अप, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी इसे रोक नहीं पाओगे। एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। इसके बाद हमें पास्ट से सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे बिल्दू चेयरमैन को रिप्लाई करता है, मेरा और कोई रीजन नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इसके रिप्लाई में चेयरमैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम अकेले यहाँ पे काम नहीं करते हो। किंग इल्दो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, अगर चीजें कुछ भी खराब हो जाती है तो पूरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के साथ फ्यूचर प्रेसिडेंट का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हो सकता है तुम ये कहोगे कि तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन हम सब लोग की जान इस पे टिकी हुई है, तो छोड़ दो। और ये कहने के बाद चेयरमैन किसी के साथ कॉल पे बात करने लगते हैं और पिल्दू कुछ देर तक वेट करने के बाद मीटिंग रूम से जाने ही लगता है कि तभी चेयरमैन कहते हैं उससे, मिस्टर कैंग आपको एक मैसेज देना है, योर मदर हैज पास्ड अवे।
इसके बाद हमें फ्यूनरल हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे पिल्लू के मदर के फ्यूनरल में कोई भी नहीं आया था, कि वो लोग विजिटर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद वो लोग फ्यूनरल के जितने भी डेकोरेशंस होते हैं उन्हें तोड़ने लगते हैं। इसके बाद पिल्लू वहाँ पे आता है और उन सबको इग्नोर करके अपने माँ की फोटो को उठाता है और कहता है उनसे, मैं जानना चाहता हूँ वो मरी क्यों। इसके बाद सीन चेंज करके हमें फोरेंसिक लैब में दिखाया जाता है और पिल्लू नरेट करने लगता है। देख के लग रहा है हायर अप्स ने इसमें दखल अंदाजी की है, क्योंकि मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई जाती है और वहाँ पे जो लिखा है वो मैं कह नहीं सकता यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब। इसके बाद सीन चेंज करके हमें फ्यूनरल हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे पिल्लू अपने कोट के अंदर से कागज निकालते हुए कहने लगता है, लेकिन तुम लोग जानते हो लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं। तुम लोगों ने अपना काम बहुत घटिया तरीके से किया है। ये सब करना क्या सच में जरूरी था? तुमने जो सब किया होगा वो मदद के लिए जरूर चिल्लाई होगी। बिना किसी ब्रेक के तुम लोग उसके ऊपर हमला करते रहे। मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो। मरने से पहले उन्होंने कुछ निगला था जो उनके गले में अटक के रह गया। इसके बाद उन लोगों में से कोई पिल्लू का अप्रोच करता है और पिल्लू उसकी उंगली को तोड़ के और उसे एक ही मुक्के में दूर पटक देता है। इसके बाद एक बंदा पिल्लू से कहने लगता है, गलत लोगों के साथ पंगा ले रहे हो। इसके रिप्लाई में पिल्लू कहता है, तुम लोगों ने गलती की है। मुझे नहीं लगता कानून के दायरे में रह के मैं ये सब चीजें कर भी पाऊंगा। अभी से मैं ये सब अपनी तरीके से करूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इसके बाद सीन चेंज करके हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। पहले इंट्रोडक्शन दे दूं, सियोनवा ग्रुप का थर्ड सन कैंग टाइगू जो कहता है, मैंने सुना फ्यूनरल में सबका मार के कुत्ता बना दिया, तुम लोग क्या कुछ करने नहीं वाले? इसके बाद सियोनवा ग्रुप का दूसरा बेटा कैंग मू इसके रिप्लाई में कहता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है, चीजें खराब होने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। इसके बाद सियोनवा ग्रुप का पहला बेटा कैंग चुआक इसके रिप्लाई में कहता है, तुम लोग सही कह रहे हो, हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते नहीं रह सकते। पिल्लू के साथ हमें क्या करना चाहिए फादर? इसके बाद हमें कैंग इल्दो को दिखाया जाता है और छोटा सा एक पास्ट का ग्लिम्स दिखाया जाता है। मेरा अपना बेटा हुआ तो क्या हुआ, मार डालो उसे। अगर देखा जाए तो इल्दो इसका बेटा है तो इसने अपनी वाइफ को क्यों मारा? अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम लोगों को मजा आ रहा है। तुम लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बटन में क्लिक करो। इसके बाद सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे इल्दो इसके रिप्लाई में कहता है, जो भी हमारे रास्ते में आता है हम लोग उसके साथ क्या करते हैं। इसके बाद सीन चेंज करके हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरा दोस्त कहने लगता है, तुझे अभी प्रमोशन मिली और तू इतना ही खर्चा कर रहा है बस। इसके रिप्लाई पहला दोस्त कहता है, जो मिला है उसमें खुश रहे, 10,001 से ज्यादा मैं तेरे ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। इसके रिप्लाई में दूसरा दोस्त कहता है, हाई स्कूल से अभी तक तो एकदम चेंज नहीं हुआ। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी पिल्लू उनके सामने से जाता है और वो दो दोस्त तो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन जो तीसरा दोस्त होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये कौन है और वो अपने दो दोस्तों को भी कहने लगता है। और तभी वो पहला दोस्त वहीं पे रुक जाता है और पिल्लू को जाते हुए देखता है और कहता है, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ, कैंग पिल्लू द साइकोपैथ। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा पास्ट में लाया जाता है। स्टार्टिंग में वो बुली, तुम्हें याद है, वही बंदा इसे बुली करता था और जब वो उसे बुली कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, लेकिन टीचर इस चीज को ज्यादा देख नहीं पाते और टीचर उन बुली के दोस्तों को क्लासरूम में बुलाते हैं क्योंकि वो लोग सिगरेट फूक रहे थे। इसके बाद वो बुली कहने लगता है, टीचर ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं क्योंकि तुम्हारी फैमिली पोर है, तुम्हें लो इनकम के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, सही है ना? मैं तुम्हारा स्कूल लाइफ थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता हूँ। वैसे भी तुम घर के इनकम मैनेज करते हो है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ अंधी है। मुझे लगता है वो भी चाहेंगी कि तुम दुनिया के ब्राइट साइड को देखो। और ये सब बोल के वो बुली अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है और तभी वहां पे पिल्लू आता है और वो उससे कहता है, हटो वहां से, मुझे कचरा फेंकना है। इसके बाद पहला दोस्त कहता है, कचरा फेंकने का पॉइंट क्या है, जिस कचरे को साफ करने की जरूरत है वो अभी तक वहीं पे है। इसके बाद पहला वाला दोस्त अपने बैग के अंदर से एक नाइफ निकालता है। ये कोई ऐसा वैसा नाइफ नहीं है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, और अपने हाथ पे रखता है। अब समझ लो ये क्या करना चाहता है। मुझे बस ये चाहिए था कि कोई जाने कि मैंने उनकी वजह से मौत को चुना है। हर दिन मैं कैसे भी करके जिंदा रहा, अब इसके बाद आखिर सबको पता चल जाएगा। और वो ये करता नहीं है क्योंकि पिल्लू वहां से जाने लगता है, लेकिन बीच में रुक के उससे कहता है, अगर तुम वो करते हो तो कोई भी जान नहीं पाएगा, तुम्हारे लिए मैं उस कचरे को साफ कर दूंगा क्योंकि क्लीनिंग ड्यूटी आज मेरी है। और ये कहने के बाद पिल्लू उस बंदे को स्टैब करता है और अब तुम्हें पता चला पिल्लू ने इसे स्टैब क्यों किया था। और वो पहला दोस्त इस सीन को देखता है, नैरेट करने लगता है, मेरी जिंदगी से उस कचरे को इसी ने हटाया था, उसने एक पलक तक नहीं झपकाया था उसे स्टैब करने से पहले, उसने ये चीज मेरी वजह से की थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों तक को नहीं कह पाया क्योंकि उस समय मैं उससे डरता था।
इसके बाद सीन चेंज करके हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे पिल्टू अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने लगता है और तभी एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पिल्टू उसके हमले को अपने हाथ से रोक देता है और कहता है अगली बार आने से पहले जूते उतार देना, इसे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे आए हो। और पिल्टू उसे मार के सुला देता है। इसके बाद और एक बंदा हमला करने के लिए आता है तो पिल्टू उसे भी मार देता है और पिल्टू उस दूसरे बंदे से पूछता है किसने तुम्हें भेजा है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के और थोड़ा सा अंदर जाता है, जहाँ पे एक तीसरा बंदा उसका इंतजार कर रहा था और वो तीसरा बंदा कहता है तुम जरूर प्रोस्टिक्यूटर कैंग होगे, एक बॉटल सोजू बस तुम्हारे पास यही है। मैंने सोचा तुम अमीर होगे, मैंने लगता है पैसे कम ले लिए, मुझे लगा तुम बहुत जल्दी निपट जाओगे, लेकिन तुम तो एक टेढ़े इंसान लग रहे हो। इसके बाद वो अपने बंदों को देखता है और कहता है लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक न्यू प्राइस के लिए नेगोशिएट करते हैं, कुछ भी पैसा नहीं बचेगा क्योंकि साफ सफाई भी तो करनी है। इसके बाद पिल्लू कहता है अपने डील में तुम उस औरत को इंक्लूड कर रहे हो। इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है और उसको नीचे घूम रही थी, मैंने उठा लिया। मैं कह रहा हूँ बहुत टफ लड़की है, लेकिन मैंने बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ के प्रोसिक्यूटर के लिए मुझे एक प्रॉपर एलिबाई बनाना पड़ा, एक नशेड़ी कॉर्पोरेट प्रोसिक्यूटर के लिए जो पड़ोस की औरत को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था। ये कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आएगा, कैसा लगा, पसंद आया? इसके रिप्लाई में पिल्दू कहता है इसमें क्रिएटिविटी की कमी है, आज के दिनों में इतना काफी नहीं होता, तुम्हें एटलीस्ट उसके पेरेंट्स को तो मारना ही चाहिए था, जिससे तुम्हें और अटेंशन मिलती नहीं। और ये सुन के वो बंदा कहता है बाद में उससे मैं ज्यादा पैसे मांगूंगा इस काम के लिए। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सियनवा ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी पिल्डो से कह रहा होता है जब तक उसे ठीक तरीके से पैसा मिलता रहेगा वो काम बिल्कुल साफ तरीके से संभाल लेगा। वो काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है, लगता है पैसों का टेस्ट लग चुका है। फिर भी जो गंदा काम तुम छोड़ गए हो उसे साफ करना तुम्हें ही पड़ेगा। मुझे यकीन है तुम्हें पहले से ही पता होगा यहाँ चीजें कैसे चलती है, लेकिन सिर्फ एक ही लफ्ज काफी होता है किसी को जिंदा दफन करने के लिए। खैर एक बेटा जो प्रोसिक्यूटर बन गया है उसे अपने बाप को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना चाहिए। अपने ही बाप से गद्दारी करने की हिम्मत कैसे हुई, है ना असेंबली गैंग? अगर बात बिगड़ गई तो तुम जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। ऊपर बैठे लोग सिर्फ तमाशा नहीं देखेंगे, तुम जो बिल्कुल नीचे से यहाँ तक पहुँचे हो तुम्हें सबसे बेहतर पता होगा आखिर मैं कौन होता हूँ। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए इसे पर्सनली मत लेना, ठीक है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल पास है और सब कुछ साफ सुथरे तरीके से निपटाना जरूरी है, ताकि तुमने अपने पास्ट में जो किया है उसे हमेशा के लिए दफन कर सको। और इसके रिप्लाई में इल्दो कहता है पूरे साउथ कोरिया को दफन करना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये सही होगा। और इसके रिप्लाई में वो बुढ़ा आदमी कहता है देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इसके रिप्लाई में इल्दो कहता है और यहाँ तक भी मैं मजाक करके नहीं आया हूँ, तुमने ही कहा मैं नीचे से उठाऊं, तो मुझे सरवाइव करना मत सिखाओ। मेरी एक सिंपल सी बात है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा चाहे फैमिली ही क्यों ना हो मैं उसे नहीं छोड़ता। वो ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम संभाल सकते हो, तो मेरे रास्ते में मत आओ इससे पहले कि मैं तुम्हें ही जिंदा गाड़ दूं बुढ़े कहीं के, समझे असेंबली मैन? और ये सुन के वो बुढ़ा आदमी डर से पसीना छोड़ने लगता है और कहता है हाँ मैं समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। गैंग मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था, लेकिन देख के लग रहा है तुमने सोच के रखा है तुम्हें क्या करना है, तो मैं अपने आदमियों को अभी फोन करके बुला लेता हूँ। इसके बाद सीन चेंज करके हमें पिल्दू के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदे का फोन बज रहा होता है। तो पिल्दू उस फोन को उठाता है और वो बुढ़ा आदमी पिल्डू को सुनाने लगता है गधे का कि इतनी देर क्यों लगी आंसर करने में, क्या हुआ उसके साथ, असेंबली गैंग तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। और इल्दो कहता है इट्स मी, क्या तुमने प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मेहनत से पढ़ाई नहीं की थी? फिर भी तुम इतने समझदार नहीं निकले कि ये बात समझ सको। अगर दिमाग तेज नहीं था तो कम से कम इतना तो सीख लेते कि माहौल को कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे होता तो मैं तुम्हें प्रोसिक्यूटर जनरल का वो पोजीशन दे देता जिसका सपना देखना भी बाकी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। फिर तुमने ये सब क्यों किया? सिर्फ इस वजह से, तुम्हारी माँ से जुड़ा उस इंसिडेंट की वजह से। इसके रिप्लाई में बिल्दू कहता है मुझे नहीं लगता फादर अब पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं माँ की मौत मेरे लिए क्या मतलब था। उस वक्त तक मैं जो भी सह पाया उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, माँ। वही मेरी सबकी पिन थी जो मुझे टूटने से रोकी हुई थी और फिर किसी ने मुझसे वही छीन लिया। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको मार पीट के पिल्दू ने अपने रूम के अंदर बांध के रखा है और वहां पे गैस भी लीक हो रही थी, जिसके बाद वहां पे एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें पिल्लू को दिखाया जाता है जो कॉल पे कहता है मैं अब उन सबको मार दूंगा जो भी मेरे माँ की मौत के जिम्मेदार है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, फैमिली को भी नहीं। ये सुन के इल्दो हंसते हुए कहता है अभी ना तुम मेरे बेटे की तरह बात कर रहे हो, जो रास्ता तुमने चुना है उसमें तुम्हें कितना दर्द मिलता है वही तुम देखो। इसके बाद हमें उस अपार्टमेंट वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उस इंसिडेंट के बारे में लड़की से पूछताछ करने लगते हैं।
जहाँ पे वो लड़की बताती है पहले वो लोग 3 लोग थे। मुझे उनका चेहरा अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और मुझे जितनी दूर याद है और एक बंदा अंदर आया था। इसके बाद वो ऑफिसर्स पूछते हैं वो दिखता कैसा था, आपको याद है? वो लड़की बताती है वो लड़का देखने में जवान था, उसके काले बाल थे, उसने एक सूट पहना था और उसकी आंखें रेड कलर की थी। इसके बाद पिल्लू नरेट करने लगता है, मुझे परवाह नहीं है दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, आई एम ए बैड सन। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कैंग ताइगू को दिखाया जाता है जो हंसते हंसते कहने लगता है पिल्लू ने इस बार ये काम कर ही दिया, वो बदमाश। जब हम बच्चे थे ना तब भी उसकी आंखों में वही शरारत और वही बुरी नीयत दिखती थी। आखिरकार उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर ही दिया। खैर ये इंसिडेंट हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं इलेक्शन से पहले कुछ भी ज्यादा आई कैचिंग करने का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। मेरे बड़े भाई तक संभाल संभाल के चल रहे हैं, तो सोचो फादर कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सबसे पहले हम पिल्लू को नीचे गिराएंगे। अब वक्त आ गया है फादर को पता चले, है ना, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन असल में बोझ उठा रहा था। चलो उन्हें दिखाते हैं। इसके रिप्लाई में ताइगू का एक टीम मेंबर बोलता है अगर हम लोग इस सेंसिटिव टाइम में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं उससे वो ज्यादा इरिटेट नहीं हो जाएंगे? कैसा होगा अगर इलेक्शन खत्म होने तक हम लोग रुक जाएं? और ताइगू इसके रिप्लाई में कहता है यही सुस्त धीमे एटीट्यूड की वजह से आज हम इस हाल में फंसे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा भाई मुझसे पहले पैदा हो गया। उन सबको अलग अलग एफिलिएट कंपनीज मिल रही हैं। ये सब क्या बकवास है हमारे साथ? मैं अपनी पूरी जिंदगी उनका गंदा काम करते हुए नहीं रह सकता। हेडक्वार्टर तक आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उस बदमाश पिल्लू को यूज करके। इसके बाद सीन चेंज करके हमें पिल्लू को दिखाया जाता है जिसे एक फुटेज मिली थी कि मरने से पहले उसकी माँ एक जगह पे आई थी, और उसी जगह पे पिल्लू अभी आ चुका है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और पिल्लू कहने लगता है इस जगह पे उन्हें आने की क्या जरूरत थी, और उसी जगह पे गाड़ी करके कुछ लोग आते हैं तो पिल्लू एक गली के पीछे छुप जाता है। इसके बाद हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक आदमी से पैसा वसूली कर रहे थे, और वह वसूली करने वाला आदमी कहने लगता है सब कोई ये समझ सकते हैं कि हम आपको जबरदस्ती इसमें घसीट रहे हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट टाइम पर पे नहीं हुआ तो मैं अपने प्रिंसिपल के साथ पूरी अमाउंट अपने ऑर्गन्स दे के चुकाऊंगा। ये एग्रीमेंट आपने खुद साइन किया था, याद है ना? इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे ऑर्गन्स एक बारी में, आप लोग मुझे बेसिकली मरने के लिए कह रहे हो। और वो लोग उस आदमी के ऊपर चिल्ला ही रहे होते हैं कि तभी उसका डॉग पीछे से भौंकने लगता है, तो वो लोग एक बेसबॉल बैट से उस डॉग को मार देते हैं, और इसके बाद वो आदमी रोने लगता है। इसके बाद वो पहला आदमी कहता है माफ कर देना तुम्हारे कुत्ते के लिए, वो बहुत जोर से भौंक रहा था तो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रहा था, तुम क्या कह रहे थे? जिसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है मुझे सिर्फ और एक चांस दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। और वो पहला आदमी बेसबॉल बैट से उस आदमी को मारने ही जा रहा होता है कि तभी पिल्लू वहां पे आ जाता है, और वो कहता है डोंट माइंड मी, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो, मैं सिर्फ कुछ चेक करने आया हूँ। जिसके रिप्लाई में एक दूसरा आदमी कहता है देख नहीं रहे हो हम लोग काम के बीच में है, जब ये काम हो जाएगा हम लोग बुला लेंगे तुम्हें, अभी बाहर जाओ, ऑक्शन रात को शुरू होने वाला है। इसके रिप्लाई में पिल्लू कहता है मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मेरा काम हो जाएगा मैं खुद से निकल जाऊंगा। और तभी वो पहला बंदा कहता है तुम यहाँ पे क्या चेक करने आए हो, तुम देख नहीं पा रहे हो हम लोग आज ही आए हैं, ये सारी चीजें फ्रेश है। इसके रिप्लाई में पिल्लू कहता है उसके लिए नहीं आया हूँ मैं, मुझे सीसीटीवी देखना है। और इसके रिप्लाई में पहला आदमी कहता है क्या सीसीटीवी, मतलब तुम यहाँ पे गुड्स के लिए नहीं आए हो? और ये कहने के बाद वो हंसने लगता है मजेदार है, क्या डील है तुम्हारा? एनी हाउ अगर तुम एक कस्टमर होते और सीसीटीवी देखना चाहते फिर हम देखने देते, और हम लोग देखने भी देते हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदा पिल्लू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन पिल्लू से एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो अपने हाथ में चेन लपेट लेता है और वो उनसे कहता है मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम जैसे कमीने मेरी बात इतनी आसानी से नहीं सुनोगे, मुझे तुम सब लोगों की जरूरत नहीं है, कोई एक ही बंदा होगा जो मुझे बताएगा। और कुछ लोगों को मारने के बाद इसके बाद दो बंदे बचते हैं, जहाँ पे पिल्लू उस बेसबॉल बैट को उठाता है और उनसे पूछता है तुम में से कौन मुझे बताएगा। जहाँ पे पहला बंदा बताता नहीं है तो पिल्लू उसे मार के हालत खराब कर देता है। जिसके बाद दूसरा बंदा बताता है कि असल में सीसीटीवी रूम किस तरफ है। इसके बाद पिल्लू उस रूम के अंदर घुसता है जहाँ पे एक बंदा नकली आंखें बना रहा था, और पिल्लू उससे कहता है मैंने सुना है इस बिल्डिंग में सीसीटीवी है, लेकिन ये जगह तो प्रोस्थेटिक से भरी हुई है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये जगह क्या है, देखिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, वो कहाँ है सीसीटीवी की कॉपी? इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है साले तेरा वो बदतमीज एटीट्यूड जरा भी नहीं बदला है
है ना, मैं तेरा सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन कम से कम पहले हेलो तो बोल देते हैं। इस बंदे को देखो, कुछ ही साल हुए हैं, अगर तू मुझे याद ना रखे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या इसलिए कि मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ? लेकिन तू मुझे भूल ही नहीं सकता। कैंग पिल्दू, बहुत टाइम बाद मिले। और ये वही बुली है जिसकी एक आंख पिल्दू ने फोड़ दी थी। और वो बुली कहता है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है मुझे एक आंख से अंधा करने के बाद? इन लोगों पे आएंगे उससे पहले हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो एक वैन के सामने खड़े थे, और उस वैन के अंदर एक डेड बॉडी थी, जहाँ पे पहला बंदा सिगरेट फूकते हुए कहने लगता है, क्या हुआ? ये तो हमें बताया गया था उससे काफी ज्यादा माल है, बस इस बार इग्नोर कर दो ना। साइड पर एक इंसिडेंट हो गया था, गैंगनम के लोग घुसाए थे, पहले एक आंख मांगने लगे। तुम भी जानते हो ना उस हरामी का काम करने का तरीका, जो भी हो जाए वो हमेशा अपने लिए एक आंख रख ही लेता है, चाहे कुछ भी हो। इसके रिप्लाई में वो दूसरा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मैंने सुना है वो पागल आंखों का दीवाना है। बिल्कुल सही, उन लोगों की चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और फिर उनका हाल ऐसा हो गया। इसके बाद वो पहला बंदा कहता है, उन्होंने बिना किसी एनेस्थीसिया के सबकी आंखें निकाल दी थी, इसलिए सब कुछ साफ करने में 3 दिन लग गया। इसके रिप्लाई में वो दूसरा बंदा कहता है, साले पूरे पागल है, कब तक ऐसा ही करते रहेंगे? ज्यादा दिन नहीं मुझे लगता है। सुना है जिस आदमी ने उसकी आंख के साथ वो किया था वो खुद चल कर वहां आने वाला है। इसके बाद इन लोगों पे आए तो जहाँ पे बुली कहने लगता है, इतने दिन बाद मिले हैं, मुझे देख के थोड़ी सी तो खुशी दिखाओ, या तू कमीना वहीं पे खड़ा रहेगा बिना किसी एक्सप्रेशन के। स्क्रिप्ट में पिल्लू कहता है, बहुत हुआ तुम्हारी बातचीत, मुझे सीसीटीवी फुटेज हैंड ओवर कर दो, बस वही मुझे चाहिए। स्क्रिप्ट में बुली कहता है, सीसीटीवी? तो आखिर तुम इसलिए आए हो, है ना? तभी बाहर इतना शोर हो रहा था, तुम जरा भी नहीं बदले हो, है ना? पहले भी तुम ऐसे ही थे, जो चाहिए होता था उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाते थे, इस वजह से सबने तुम्हें वो निकनेम दिया था, कैंट पिल्दू द साइकोपैथ। और तभी पिल्दू कहता है, वही एक आंख के अंधे कब तक अकेला बात करता रहेगा, तो मुझे जानता है। इसकी रिप्लाई बुली कहता है, तुझे सच में याद नहीं है, तूने मेरा एक आंख ले लिया है, तूने कहा था मैं जोर जोर से बातचीत कर रहा था। इसकी रिप्लाई पिल्दू कहता है, मैंने? और वो बुली कहता है, तूने क्या कहा? डिड आई? डू यू रिमेम्बर मी और नॉट? आंसर मी। और ये कहने के बाद वो एक सर्जिकल नाइफ के साथ पिल्दू के ऊपर हमला कर देता है, और पिल्दू बच ही रहा होता है कि उसके गाल पे एक कट लग जाता है। इसके बाद वो बुली कहने लगता है, इस बदमाश को देखो, इतने हैरान क्यों हो? ये इतना तेज है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और काट देगा। तो बोलो, अभी भी याद नहीं आया मैं कौन हूँ? इसके बाद पिल्दू अपने कोट को निकालते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, बेकार लोगों के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वंडर, अगर मैं तुम्हें याद करना नहीं चाहता हूँ, क्यों तुम इतनी बुरी तरीके से चाहते हो कि मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करूँ? इसके बाद वो बुली हमला कर देता है और कहता है, ठीक है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी मुझे भूल ना पाओ। पिल्दू उसके एक हमले से तो बच जाता है, लेकिन दूसरे से नहीं बच पाता। वो सर्जिकल नाइफ पिल्दू के शोल्डर के अंदर घुसा देता है, और वो बुली कहता है, तुम नहीं जानते हो मैं कितने दिनों से इसका इंतजार कर रहा था, तो मैं ये ध्यान रखूंगा तुम्हें छोटे छोटे पीस में काट के मैं तुम्हें स्टोर करके रखूं। इसके बाद पिल्दू उसके हाथ को पकड़ता है और उसे एक हेडबट मारता है, और उसके सामने जाके कहता है, अब तुम मुझे याद आए, मुझे तब दोनों आंखें निकाल लेनी चाहिए थी। इसके रिप्लाई में बुली कहता है, जितनी चाहे बातें कर लो, जो भी तुमने किया उसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। इसके बाद पिल्दू उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और उसे ओवर पावर कर देता है, और इतना मार खाने के बाद वो लास्टली सरेंडर कर देता है। जिसके बाद पिल्दू उसे छोड़ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, और पिल्दू उससे कहता है, पहले मैं इसे चेक कर लूं, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उसके बारे में बाद में सोचूंगा, तो एक अच्छे बच्चे की तरह वहीं पे वेट करो। और स्क्रिप्ट में बुली कहता है, तो तू कमीना मुझे आखिर तक इग्नोर करने वाला है। और पिल्दू उस फुटेज को चेक ही कर रहा होता है कि तभी वहां की लाइट चली जाती है, और ये चीज उस बुली ने किया है, और वो अंधेरे में पिल्दू की तरफ सर्जिकल नाइफ फेंकने लगता है। और उस बुली ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए हैं, जिसकी वजह से वो अंधेरे में देख सकता है, लेकिन पिल्दू नहीं। और वो बुली कहता है, आखिर अब तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो, होना भी चाहिए, आखिर बात जो है, क्योंकि ये सब तुम्हारी माँ से जुड़ा हुआ है। एक दिन वो आई थी और उन्होंने ये सब कहा था। इसके बाद हमें सीधा पास्ट में ले जाया जाता है, जब पिल्दू की माँ बुली से कह रही होती है, मैंने सुना है यहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिल सकती, अगर तुम वो मेरे लिए ला दो तो मैं तुम्हारी मांगी हुई पूरी रकम चुका दूंगी। स्क्रिप्ट में बुली कहता है, मैं इतनी बड़ी मछली को अपने हाथों से निकालने का रिस्क नहीं ले सकता, समझी? स्क्रिप्ट में पिल्दू की माँ कहती है, प्लीज वही जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है वही चीज मेरे लिए ला दो। स्क्रिप्ट में बुली कहता है, ये सब माल तो डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं मिलता है। स्क्रिप्ट में पिल्दू की माँ कहती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्या ये पॉसिबल है? स्क्रिप्ट में बुली कहता है, तुम जो इसके लिए ठीक ठाक प्राइस दे रही हो इसलिए मैं ये काम करवा दूंगा, और कंपेंसेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही हो, है ना? समझो ना, मुझे कुछ अलग चाहिए। स्क्रिप्ट में पिल्दू की माँ कहती है, अगर मैं जो चाहती हूँ वो तुम मुझे ला देते हो तो जो भी चाहोगे वही मिलेगा। इसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है,
और वो बुली कह रहा होता है सियोनवा ग्रुप की मैडम ने कहा था वो मुझे कुछ भी दे देंगी, इसीलिए मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की और उसे वही ला कर दिया जो वो चाहती थी। एक मिडिल एज लंबी कद की औरत, गोरी स्किन, लंबे सीधे बाल और लाल आंखें। अब समझ में आ रहा है ना वो इतनी बेचैन होकर किस चीज की तलाश में थी। और पिल्दू इसके रिप्लाई में कहता है डोंट टेल मी। इसके बाद बहुत सारे सर्जिकल नाइफ पिल्दू की तरफ फेंक देता है और वो बुली कहता है बिल्कुल सही। वो घबराहट में अपने जैसे बिल्कुल दिखती हुई एक औरत को ढूंढ रही थी और वो भी एक लाश। इसका सीधा मतलब ये था उसे एक ऐसी लाश चाहिए थी जो उसकी जगह मर सके। सोचो जब तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारी माँ एक बॉडी ढूंढने इधर उधर घूम रही थी, कितना बड़ा झटका लगा होगा। देखो तुम्हारा पहले वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो चुका है, या फिर इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खून बहा चुके हो। पिल्दू अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी मुझसे भीख मांग सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम बेवकूफ, क्या हुआ, कर नहीं पा रहे? तुम्हारी माँ तो इसमें काफी अच्छी थी। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा और जो चाहिए पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने रिवॉर्ड बदल दिया। तुम्हारी आंखें, वही आंखें जो उस औरत से बिल्कुल मिलती जुलती है। मैंने उससे कहा था अगर वो अपने बेटे की आंखें दे दे तो मैं उसके लिए बॉडी ढूंढ लूंगा। कितनी अफसोस की बात है, तुमने उसके चेहरे का हाल देखा होता ना। तुमने देखा होता कैसे सियोनवा ग्रुप की वो नोबल लेडी पूरा दिन घुटनों के बल गिर के भीख मांग रही थी, और जब तुम्हारी माँ उस हाल में थी तो उसका प्रोस्टिक्यूटर बेटा क्या कर रहा था तुम्हें पता है? उन्होंने कभी भी तुम्हारी आंखें देने के लिए हाँ नहीं कहा। माँ का प्यार हो या जो भी बकवास है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। तभी कोई मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर मैं तुम्हारी माँ को उनके हवाले कर दूं तो वो मुझे तुमसे मिलने देंगे। बस अब काफी हो गया है ये इमोशनल फैमिली ड्रामा। चलो पहली वाली बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वो बुली एक एक्स लेके पिल्लू की तरफ हमला करने जा रहा होता है और वो कह रहा होता है अच्छा सोचा, ज्यादातर अपने से तुम्हारे लिए ही चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर तुम्हें अपने माँ से जहन्नम में मिलना है, और वो भी अपना प्यारा चेहरा बिल्कुल सलामत रखकर, है ना? उसने मुझे अंधेरे में देख लिया, नो इवन सो। और वो उसके ऊपर हमला कर देता, लेकिन पिल्लू उस हमले से बच जाता है और उस बुली के नाइट विजन ग्लासेस भी नीचे गिर जाते हैं और उसे हर तरफ अंधेरा दिख रहा होता है। लेकिन वहां की लाइट जल रही थी और उसे अंधेरा दिख रहा था क्योंकि पिल्लू ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी और उसका एक कान भी फोड़ दिया। इसके बाद पिल्लू उससे कहता है हमें अभी भी बात करनी है तो अच्छे से सुनो। मुझे पता है तुम अपने दूसरी कान से सुन पा रहे हो मुझे। एक कान का ईयर ड्रम मैंने फोड़ दिया है, लेकिन बुली को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता है और पिल्लू उसके बाल खींचता है और कहता है अच्छे से जवाब दो नहीं तो पूरी तरीके से बहरा कर दूंगा। वो लोग कौन थे जो मेरी माँ के बारे में पूछने के लिए आए थे? इसके बाद हमें ताइगू को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ चुका है और वो कहता है ये क्या मर गया? अभी तक जिंदा है। ये कुछ बड़बड़ कर रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाहता है ये कमीना इसीलिए कहते हैं अच्छे दोस्त बनाओ, और ताइगू उसे मार डालता है। इसके बाद ताइगू का टीम मेंबर कहता है वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, उसे ढूंढने के लिए हमारे लोगों को भेजूं? इसके रिप्लाई में ताइगू कहता है इट्स फाइन। उस कमीने पिल्दू ने प्रोबेबली देख लिया होगा तुम्हारी माँ के अलावा और कौन यहाँ आया था। मुझे पूरा यकीन है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और फाइनली यहीं पे 5 चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम लोगों को बताओ कि इतना लॉन्ग वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है और मुझे नहीं पता कैसे एडिट होगा, क्या चीजें होंगी, क्योंकि फोन मेरा संभाल पाता है कि नहीं ये मुझे आगे ही पता चलेगा, एडिट कर देता हूँ। और अगर इतनी मेहनत, इतनी सारी चीजें अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अप्रिशिएट करनी हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं जानता हूँ मैं अभी इतना ज़्यादा व्यूज़ में गेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद मैं फिर से चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ और तुम लोगों के एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं वीडियो डालूंगा तो रीच वैसे भी तो आ जानी है। बाय।